गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। आइए हम लोग आज बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बात समझिए, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, बात समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए ये कोई डिवाइडर है और यहाँ पे एक माध्यम है, ठीक, दूसरा माध्यम यहाँ, ठीक, एक माध्यम यहाँ है, दूसरा यहाँ। इसको हम मान लेते हैं विरल। कैसा माध्यम है? विरल। इसको मान लेते हैं सघन। कैसा माध्यम है? सघन। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, ठीक। ये आपका विरल माध्यम और ये सघन माध्यम है। चलिए, ये आपका विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। अब मान लीजिए प्रकाश की जो किरण थी, प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहाँ पे टकराने के बाद ऐसे इधर विचलित हो गई। अब आप देखिए, जो प्रकाश की किरण हमारी आ रही है उसको ऐसे जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ऐसे जाना चाहिए, सीधा तो ऐसे जा रहा है ना। तो जो हमारी प्रकाश की किरण थी वो इस माध्यम में, विरल माध्यम में सीधी आ रही थी, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में वो आई तो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। यहाँ पे उसको जाना चाहिए था ऐसे, और ये वहां पे आ गई, ठीक। इसलिए हम इसको बोलते हैं, इस प्रकार की जो आपकी घटना होगी वो होगा प्रकाश का अपवर्तन। वो क्या होगा? आपका प्रकाश का अपवर्तन। अब ऐसे ही अगर हम इस पे एक अभिलंब खींच दें, ठीक है, एक अभिलंब ऐसे खींच दें, ठीक, इसको नाम आपका दे दिया जाता है अभिलंब। क्या नाम दे दिया जाता है? अभिलंब, ठीक है। ये आपका अभिलंब होगा। बातें समझ पाए? फिर से समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। या तो वो अविलंब की तरफ आ जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब की तरफ झुक जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है। अभी दोनों शर्त हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब हम लोग इसमें देख रहे थे कि यह विरल माध्यम था। अब विरल माध्यम जिसको मान लेते हैं वायु था, इसको वायु मान लेते हैं और इसको जल मान लेते हैं, ठीक है। इसको वायु मान लेते हैं और इसको जल मान लेते हैं। तो ये प्रकाश की किरण आई, यहां से जब दूसरे माध्यम में आई तो अभिलंब की तरफ झुक जा रही है और सीधे तो ऐसे चली जाती है, लेकिन अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। तब आप देखिए, हम ये जो किरण आ रही है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं आपतित किरण। कैसी किरण? आपतित किरण। और दूसरा जो यहाँ पे आ रही है अपवर्तन के पश्चात, इसको कहा जाता है अपवर्तित किरण। क्या बोला जाता है? अपवर्तित किरण। क्या बोला जाता है? अपवर्तित किरण। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका ये यहाँ पे आपतित किरण होगी और ये अपवर्तित किरण होगी। अब आप देखिए, दो कोण बन रहे हैं। एक कोण हमारा यहाँ पे बन रहा है, दूसरा कोण यहाँ पे बन रहा है। इस कोण को आई मान लिया जाता है और इस कोण को आर मान लिया जाता है। जो ये कोण है ये आपका कहलाता है कैसा कोण? आपतन कोण। कैसा कोण कहलाता है? आपतन कोण। और ये वाला कोण आपका कैसा कोण कहलाता है? अपवर्तन हो रहा है ना पहले, तो अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, इसको नाम दे दिया जाता है अपवर्तन कोण का। ये आपका हो गया आपतन कोण, ये आपका आपतन कोण हो गया, और ये आपका हो गया अपवर्तन कोण, ठीक है। फिर से समझिए चीजों को। हम लोगों ने देखा कि ये एक डिवाइडर था, यहाँ दूसरा माध्यम था जो कि विरल माध्यम था, वायु हम लोग ले लिए थे। ये सघन माध्यम था, जल ले लिए थे। प्रकाश की किरण ऐसे आई, टकराने, यहाँ पे जब टकराई, टकराने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही ये अभिलंब की तरफ झुक गई, ठीक है। तो अभिलंब की तरफ झुक गई और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। और जो आपका किरण जो गिर रही है, जो किरण पहले आ रही है, इसको आपतित किरण नाम दे दिया गया। अपवर्तन के पश्चात देख रहे हैं हम, इसको नाम दे दिए गए अपवर्तित किरण। और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बन रहा है उसको अपवर्तन कोण बोला जा रहा है। और जो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में जो कोण बन रहा है उसको हम कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। ये होता है आपतन कोण। अब इसमें दो शर्त होती हैं।
अपवर्तन होते समय दो शर्त होती है। पहली आप लोगों ने देखा, पहली क्या देखा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। फिर से समझिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ये जो आपका माध्यम हो जाएगा ये सघन हो जाएगा और ये विरल हो जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। दो शर्तें होती हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, ये दोनों शर्त होती हैं। चलिए, जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो अगला टॉपिक आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब आप बात समझिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, पहला नियम कह रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए समझिए कैसे, मान लीजिए ये था आपका और यहां से प्रकाश की किरण आई और ऐसे वापस लौट गई। ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया। तो ये आपका कैसी किरण है, ये आपकी किरण है आपतित, क्या है, और ये क्या है, अपवर्तित। कैसी है, अपवर्तित। ये आपकी आपतित है और ये आपकी अपवर्तित है। अब ये किरण देखिए, ये किरण देखिए और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल पे स्थित है कि नहीं स्थित है, एक ही तल पे स्थित है ना। तो पहला नियम आपका यही कहता है। ठीक है, पहला नियम यही कहता है। अब दूसरा नियम क्या कहता है आपका, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि जो पहला कोण आपका बनता है आपतन कोण, क्या बनता है, आपतन कोण। ठीक है, यहां जो बनेगा वो अपवर्तन कोण। ठीक, इसको आई बोला जाता है और इसको स्मॉल आर बोला जाता है। तो आपका ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। ठीक, दोनों की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। कहने का मतलब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात अब ज्या का मतलब क्या हुआ, ज्या का मतलब हुआ आपका साइन, क्या हुआ, साइन। अर्थात कोण साइन आई अपान कोण साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, नियतांक, इज इक्वल टू क्या, नियतांक। ठीक है, कोण साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। चलिए ठीक है, तो ये आपका होता है नियतांक। अब यहाँ पे नियतांक जो हम लोग मान लेते हैं साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं स्मॉल एन। अब आप कहेंगे एन क्या होता है सर, एन आपका होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या कह रहे हैं हम लोग, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, तो जो हमारा नियतांक था n उसको हम क्या बोलते हैं,
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब जैसे मान लीजिए दो माध्यम दिए हुए हैं आपके, ठीक, पहला माध्यम आपका है वायु, ठीक है, और दूसरा माध्यम आपका है जल। तो ये आप जानते हैं कि ये विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सघन माध्यम। अब अगर इसको हमें अपवर्तनांक के रूप में लिखना है, अपवर्तनांक के रूप में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, समझिए बातों को। अब हमको अपवर्तनांक के रूप में लिखना है तो वायु की जो अंग्रेजी होती है विंड होती है, विंड का मतलब WIND, इसका पहला अक्षर हम ले लेंगे W, ठीक है, पहला अक्षर हम ले लिए W, ठीक है। और जल का क्या होता है, जल का आपका क्या होता है वाटर, ठीक है, इसका ले लेते हैं वाटर, तो इसका क्या ले लेंगे W। तब आप देखिए जो अपवर्तनांक हमारा बनेगा वो बनेगा W अनुपाते W, ठीक है, सॉरी W अपवर्तनांक W, अर्थात क्या हुआ, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। फिर से समझिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर आपका कहीं पे लिखा हुआ है W, इसका मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ऐसे ही आप लोग हमको बताइए, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग ए से भी एयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, एयर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए W सेम आ जा रहा है, तो ए भी ले सकते हैं। अब ऐसे अगर कहीं पे लिखा हुआ हो कि ए अनुपात ए और जी ऐसे करके लिखा हुआ है कहीं पे आपका, फिर से समझिए, अगर मान लीजिए ए और एन और जी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, ए का मतलब क्या हुआ आपका वायु, तो वायु के सापेक्ष, और जी का मतलब क्या होगा, जी फॉर ग्लास, क्या हो जाएगा ग्लास, ग्लास का मतलब कांच, ग्लास का मतलब क्या हो गया कांच। तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा वो ANG के रूप में होगा। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे इस तरह से हम लोग अपवर्तनांक लिखते हैं। चलिए इसका अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, ऐसे उदाहरण हम लोग देखेंगे जो अपने समाज में उपलब्ध है, जिसको हम आसानी से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है, वो चीजें हम लोग आज देखेंगे। तब आप बात समझिए, ऐसे मान लीजिए हम लोगों के पास कोई, आप लोग करके भी देखे होंगे या आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रयोग है। एक हम लोग पेन ले लेते हैं या कोई मार्कर ले लेते हैं या कोई पेंसिल ले लेते हैं, वो कांच का आप एक गिलास ले लीजिए जो बाहर से दिखता हो, उसमें पानी डाल करके आप पेंसिल को जब पानी में डालते हैं ना तो आपको टेढ़ी दिखती है, जितना हिस्सा आपका पानी में रहता है उतना हिस्सा आपको टेढ़ा दिखाई देता है। ये किसके कारण टेढ़ा दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों दिखाई देता है समझते हैं। चलिए मान लीजिए ये आपका कोई गिलास है, ठीक है, ये आपका कोई गिलास है और यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक भैया, यहां तक आपका पानी भरा हुआ है, इसमें हम लोग एक पेंसिल डुबो देते हैं, ठीक, एक पेंसिल हम लोग डुबो देते हैं, एक पेंसिल हम लोग डुबोते हैं, ठीक। तब आप पहले बात को समझिएगा, यहां से यहां तक आपके दो माध्यम बन रहे हैं, ये आपका जल एक माध्यम बन जा रहा है जो कि कैसा है सघन, सघन माध्यम है, आपका जल जो है ये सघन माध्यम है। ऊपर आप देख रहे हैं यहां पे क्या है वायु, क्या है वायु, जो कि कैसा माध्यम है विरल, विरल माध्यम है, ठीक है, चीजें समझ पाए। ये आपका वायु था विरल माध्यम हो गया, ये आपका जल है जो कि सघन माध्यम हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तब आप देखिएगा यही पेंसिल आपको ऐसी प्रतीत होगी, ऐसी, जो सीधे जानी थी वो सीधे ना जा करके वो ऐसे उसको जाना था, लेकिन वो ऐसे ना दिख करके यहां पे हमको दिखती है। तो किसके कारण दिखती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अभी अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा हुआ था, क्या नियम पढ़ा हुआ था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तब आप देखिए ये अभिलंब है आपका सीधा सीधा,
ये आपका अविलंब है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये अविलंब की तरफ झुक गई कि नहीं झुक गई, इसके पास आ गई ना। इसको जाना यहां पे था लेकिन यहां पे आ गई, अर्थात अविलंब की और इसके बीच की दूरी कम हो गई कि नहीं कम होगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमको ऐसा प्रतीत होता है। किसके कारण प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। ठीक है, ये था आपका पहला उदाहरण जो हम लोग कर भी सकते हैं। आप लोग एक बार कर करके इस प्रयोग को जरूर देखिएगा, अगर देखे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा आप देखिए, अगर कोई तालाब हो, कोई तालाब हो और उसमें पानी एकदम साफ हो, कैसा पानी हो? क्लीन वाटर हो। कैसा हो? क्लीन वाटर हो। पानी एकदम आपका साफ हो, उस तालाब का पानी एकदम साफ हो जो कि हमको धरातल दिखता हो। तो हम जब इसकी ऊपरी हिस्से से हम जब देखते हैं तालाब को, यहां पे जो हम लोग देखते हैं, ये ऊपरी हिस्से पे जो हम लोग देखते हैं, तो तालाब की जो गहराई होती है वो हमको कम प्रतीत होती है। वास्तव में तालाब गहरा होता है, लेकिन जितना गहरा होता है उससे कम हमको प्रतीत होता है कि ज्यादा गहरा नहीं है। ठीक है, ज्यादा गहरा नहीं, ऐसा हमको प्रतीत होता है। ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये आपका दूसरा उदाहरण था, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि जो तालाब होता है अगर पानी उसमें साफ होता है तो जो उसकी वास्तविक गहराई होती है वो हमें उतनी नहीं प्रतीत होती है जितनी कि वो वास्तव में होती है। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला, जब हम सूर्य देखते हैं, जब सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, जब हमारा सूर्य सूर्योदय के वक्त होता है या सूर्यास्त के समय होता है, तो हमको यह प्रतीत होता है कि वो अपने क्षितिज के, जो क्षितिज है उससे ऊपर या वास्तव में वो क्षितिज के नीचे होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए या ये क्षितिज है तो सूर्य हमारा यहां रहता है लेकिन हमको प्रतीत यहां पे होता है, यहां पे प्रतीत होता है, वास्तव में रहता कहां पे है? यहां पे रहता है। ठीक है, तो हमको प्रतीत होता है कि हमारा जो सूर्य है वो अभी डूबा नहीं है और वो वास्तव में डूब चुका होता है, क्षितिज के नीचे जा चुका होता है, लेकिन हमको क्या लगता है कि अभी वो क्षितिज के ऊपर है। तो ये तीसरा उदाहरण आपका था प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्य अपने क्षितिज के नीचे प्रतीत होता है। ठीक है, क्षितिज के ऊपर प्रतीत होता है। ये आपका तीसरा उदाहरण था। तो ये कुछ तरह प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण थे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ हो तो आप लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। आप लोग अपने घर पे ही रहें, इस लॉकडाउन में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।